तो उसमें एक चेतावनी दे रहे थे, हिंदी को पढ़ पा रहे हैं, ना अंग्रेजी को पढ़ पा रहे हैं, ना उनसे जोड़ होती, ना उनसे घटा होती। अगर विद्यालय संचालक आपके घर आ रहा तो मेरी बात कुछ लोगों को कड़वी लगेगी, तो इसका मतलब वो विद्यालय कुछ है नहीं। दोस्तों नमस्कार, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। अगर आप कुछ भी स्किप कर देंगे कहीं भी तो आपके हाथ से बहुत कुछ निकल जाने वाला है। मैं आज आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके बच्चों के पास कैसा एजुकेशन होना चाहिए उसके लिए, और आप बच्चे के भविष्य को कैसे सुधार सकते हैं, उन सभी को लेकर बात करूंगा। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। हालांकि इसमें एक बात यह भी निकल कर आती है कि जिन्होंने भी दुनिया चेंजिंग करने के लिए आवाज़ उठाई है वो ज़्यादातर अनपढ़ ही थे, लेकिन उनके पास बहुत चीज़ ऐसी थी जो उन्होंने सीख रखी थी। और दुनिया से जब तक आदमी जीता है तब तक वो सीखता ही है, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। बात करने के लिए हमारे साथ में आदरणीय सुशील जी हैं, जो हमेशा और जिन्होंने उस कॉलेज को जहाँ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते थे, जहाँ बच्चे दीवार कूद जाया करते थे, उस मुकाम पर लेकर चले गए हैं कि आज पूरे प्रदेश में उनका जिक्र कहीं ना कहीं होता रहता है। और शामली की अगर बात करूं तो शामली में तो ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे श्री चंदन लाल नेशनल इंटर कॉलेज में पढ़ें। गुरुजी आपका स्वागत है गाम गुहांड में। बहुत सारा आशीर्वाद अनिरुद्ध भाई, और बहुत धन्यवाद कि आप शिक्षा के प्रति जागरूक हैं और मुझे भी टटोल रहे हैं, झकझोर रहे हैं। देखो, आज मैं ट्रेन से आ रहा था जी, तो एक एजुकेशन पर ग्रुप है, समाज के कुछ लोगों ने बनाया है, तो उसमें एक चेतावनी दे रहे थे मैं बार बार कि इस पर कोई धार्मिक वीडियो ना डालना है, ये ना डालना है, ये शिक्षा का ग्रुप है। तो मैं भी उस पर एक छोटी सी टिप्पणी लिख दी थी कि एजुकेशन इज ए डायनेमिक प्रोसेस। जी, डायनेमिक से मतलब है गतिशील प्रक्रिया है। एजुकेशन को बांधा नहीं जा सकता। आप कहाँ से क्या सीख रहे हैं, हर चीज़ आपको सिखा रही है। जैसा दत्तात्रेय जी थे, उनके कितने गुरु थे ये आपको शास्त्र में मिल जाएगा। उन्होंने हर आदमी या जिससे भी उन्होंने सीखा उसी को गुरु मान लिया। तो वो बात यहाँ भी लागू होती है कि वातावरण भी आपको सिखाता है, प्रकृति भी आपको सिखाती है, आपकी जो बड़ी पीढ़ी है, पेरेंट्स हैं, वे भी आपको सिखाते हैं, आगंतुक भी आपको सिखाते हैं, तो हर चीज़ आपको सिखाती है। जी। लेकिन मैं कहीं ये मानता हूँ कि एजुकेशन पर अगर बात की जाए तो देश में अभी तक कोई अवेयरनेस प्रोग्राम एजुकेशन पे कोई भी सरकार नहीं लेकर आई। जी। और हम जहाँ निवास करते हैं, हम सीधे सीधे भारत के दिल में रहते हैं। जी। भारत का दिल कहाँ है? गाँव में। ठीक, बड़ी सहजता से रहते हैं। हमारा रहन सहन देखो आप, हमसे मतलब भारतवासी अधिकांश थे। जी। और जब मेरे घर पे, मैं गार्जियन हूँ, कोई विद्यालय का संचालक आता है 2-3 अध्यापक या अध्यापिकाओं के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ खास हूँ। मुझे भी लगा, जैसा हमारा बच्चा जब था कक्षा 9 में या जब वो कक्षा 11 में था, तब 2 कोचिंग के जो हेड थे वो मेरे घर आए कि जी हमें बच्चा दे दो, हम इसे वो कोचिंग कराना चाह रहे हैं। तो मुझे भी कुछ थोड़ा सा अलग सा महसूस हुआ कि कुछ हमारे बच्चे में खास बात है, हमारे में खास बात है। जी। सेम वही बात है कि जब एक विद्यालय का संचालक किसी के घर पर आता है तो वो गार्जियन, वो बाप ये सोच के बच्चा उसे सौंप देता है, उस पर विश्वास करके कि मेरा भला करागा। उसकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन विद्यालय का संचालक क्या कर रहा है, बात इस पर कर लो। जी। क्या विद्यालय का संचालक अपनी भूमिका पर खरा उतर रहा? बस इस पर बात करो। और फोकस की बात ही यही है। विद्यालय अनेक है, बिल्कुल ठीक, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, और प्रोफेशन में सभी तरह के लोग हैं। लेकिन जो लोग प्रोफेशन के साथ भी चीटिंग कर रहे हैं, समाज के साथ भी चीटिंग कर रहे हैं, और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ भी क्या कर रहे हैं,
चीटिंग कर रहे हैं। चीटिंग ही कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं उस भविष्य को। वे तो कच्चे घड़े हैं, उन्हें आप जिधर मोड़ देना चाहोगे उधर चले जाएंगे। और सीखने की एक उम्र है। वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि 7 साल तक बच्चा अपने जीवन का आधा सीखता है। उसे 7 साल तक कहीं मोड़ दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अब मेरे यहाँ जब मैं एज ए चेयरपर्सन वहाँ संस्था में बैठता हूँ तो कुछ बच्चे ऐसे आ जाते हैं जो ना हिंदी को पढ़ पा रहे हैं, ना अंग्रेजी को पढ़ पा रहे हैं, ना उनसे जोड़ होती, ना उनसे घटा होती, ना वो भाग कर पा रहे हैं, ना वो भिन्न का जोड़ कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कष्ट होता है। अगर मैं बेसिक के लोगों से बात की कि आपके यहाँ से जब बच्चे आते हैं तो ऐसा क्यों होता है, उनको भी मैंने समझना चाहा जी, इसीलिए कि समझे खामी कहाँ है। उनकी अपनी परेशानियाँ हैं। वो कहते हैं जी बच्चे को घर से लाना पड़े, 4 दिन घर से ले आवे, 5वें दिन मान लें हमारा कोई परीक्षा है निपुण टाइप या जिस टाइप भी उनके यहाँ जो सरकार ने स्लैब लगा रखे, बच्चा आता ही नहीं। फिर जाएंगे मास्टर दौड़े दौड़े घर पे, फिर उस बच्चे को ले आवे, ले आके जो है उसे वो परीक्षा करावे। ठीक। तो गार्जियंस का कोई दायित्व नहीं है ना, उन्हें ये पता कि 4 दिन बच्चा स्कूल जा रहा था, अब क्यों नहीं जा रहा। क्यों? एक तो बड़ा कारण गरीबी है। वो अपने जीवन निर्वाह में रोजी रोटी के कमाने में ही इतने व्यस्त हैं, अपने बच्चों का पता नहीं लग पाता। एक वो भी वर्ग है समाज में जी। एक वो भी वर्ग है समाज में जिन पे भगवान ने बहुत कुछ दिया, उन्हें जो है यही अनक है कि बच्चा घर से गाड़ी में गया था, बस पड़ोसियों को बता देंगे बच्चा तो गाड़ी आ गई थी सुबह, लेन बच्चा चला गया था। अब वो बच्चा 2 घंटे तो उस गाड़ी में गला रहे, फिर वो स्कूल में गल जाके, और वहाँ स्कूल में जो बच्चे आ रहे वो किस वातावरण से आ रहे, ये एक अलग विषय है। बच्चे वातावरण से तो अधिक सीखते हैं जी। विद्यालय में 4 घंटे रह गए, अधिकतम 6 घंटे रह गए। सरकारी शेड्यूल 6 घंटे का है जी। 6 घंटे को बच्चे को आप स्कूल में रोक सकते हैं, उसके बाद वो घर आवेगा ही जी। चाहे समर प्रोग्राम हो चाहे विंटर प्रोग्राम हो, 6 घंटे ही रहेगा। वो फिर वातावरण में ही रह रहा, हमारे बीच रह रहा 18 घंटे। हम जिस तरह पेश आ रहे, अगर हम आपस में गाड़ी से पेश आ रहे, वो भी सीखता है। अगर हम उसे झूठ सिखा रहे, कौन है गेट पे देखे भाई, अगर वो फला आदमी तुम कहते हैं यहाँ नहीं है, वो सीख गया कि ऐसे भी बताया जा सकता है, तो हम खुद सिखा रहे उसे। तो ये सारे कारक इकट्ठा होकर एजुकेशन को तबाह कर रहे हैं, जिनमें वर्तमान में मैं मानता हूँ गार्जियन और विद्यालय संचालक 2 का बड़ा योगदान है। एजुकेशन की जो गति है, सरकारों का तो जो योगदान है ही, सरकारों के अनेक प्रोग्राम हैं, उनमें कुछ बेहतर भी हैं, कुछ नहीं भी बेहतर हैं। अब स्कूलिंग में भी डीजी बना दिए गए, डायरेक्टर जनरल, वो व्यवहारिक समस्याओं से अवगत नहीं है। तो धरातल की बात वहाँ तक नहीं पहुँचती भी है तो वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनका प्रोग्राम सेट किया हुआ है। उस प्रोग्राम में अगर कहीं लूप होल रह गया तो वो उसे नज़रअंदाज ही करते हैं जी। शासन के लिए। तो ये बहुत सारे कारक हैं। अच्छा, आपने गार्जियंस के बारे में बोला कि गार्जियंस ध्यान नहीं दे पाते। गार्जियंस कैसे ध्यान देंगे? एक तो से आपने हालांकि वो बात बोल भी दी, रोजी रोटी की तरफ ध्यान है। गार्जियंस को क्या करना चाहिए ताकि बच्चा एजुकेशन की तरफ जा सके? उसको मॉडर्न एजुकेशन लेनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन लेनी चाहिए, ये तो बात की बात है, लेकिन माँ बाप को इतना पता सेक्शन ए में है, बी में है, कौन सी क्लास में है? देखो बात सुनो आप, पहली बात तो ये है कि अगर विद्यालय संचालक आपके घर आ रहा तो मेरी बात कुछ लोगों को कड़वी लगेगी, तो इसका मतलब वो विद्यालय कुछ है नहीं। जो विद्यालय घर दर घर जा रहा है बच्चों के लिए, वो विद्यालय कुछ है नहीं। जिसके पास कुछ है उसके पास तो बच्चे को जाना चाहिए कि मैं यहाँ एडमिशन लेने आया हूँ, मैं इस वातावरण को मैं पसंद करता हूँ और मुझे इसमें दाखिल होना है। वहाँ अगर परीक्षण है, कोई टेस्ट है तो टेस्ट में शामिल हो, वहाँ कोई मौखिक टेस्ट है उसमें शामिल होना चाहिए उसे। तो अगर विद्यालय घर आ रहा है तो गार्जियन को वहीं सतर्क हो जाना चाहिए कि इसके पास कुछ है नहीं।
पहली तो बात सीधी सीधी मोटी मोटी यही है। दूसरी बात यह है, चलो विद्यालय में आप खुद दाखिल करा दिया या विद्यालय लेके चलेगा, अल्टीमेटली आपका बच्चा विद्यालय चलेगा, तो आपको उसकी निगरानी भी करनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप उस कक्षा अध्यापक का पता करें जो आपके बच्चे को देख रहा है समग्र रूप से। एक तो कक्षा अध्यापक हो गया, उसके विषय अध्यापक हो गए 4 या 5 या 1 या 2 जो भी हैं, उन विषय अध्यापकों की भी जानकारी उस गार्जियन को होनी चाहिए, ताकि वो ये समझ ले समय समय पर जाकर। विद्यालय बुलाते हैं अच्छे विद्यालय गार्जियंस को, ताकि वो आप जाके समझ लें कि इस विषय में मेरे बच्चे की क्या प्रोग्रेस है। और जैसा उन्होंने बताई, जैसा कि पब्लिक स्कूल कॉन्सेप्ट में है, वहाँ बहुत अच्छी मैडम मिलती हैं आपको बैठी हुई, और वो 2 शब्द में उन पर बहुत अच्छे आते हैं, वेरी गुड वेरी नाइस। तो अगर आपका बच्चा वेरी गुड वेरी नाइस कंडीशन में है तो उसे घर ले आके फिर आपका भी थोड़ा सा दायित्व बनता है कि किसी अड़ोसी, अगर आप बिल्कुल ऐब कैडे जानते ही नहीं तो किसी पड़ोसी को बुला के 10 मिनट भाई हमें दे दे, यार देखिए हमारे बच्चे पे इस पर हिंदी पढ़नी आवे क्या, ठीक पढ़ रहा है क्या, देखिए भाई इस पर अंग्रेजी पढ़नी आवेगा। अगर वो ठीक पढ़ रहा और वो पड़ोसी बता रहा हाँ ठीक ही पढ़ रहा तो बस ठीक है। अगर आपको जानते ही नहीं तो अब 5-7 पास तो सभी हैं, हिंदी अंग्रेजी तो थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। जोड़ घटा आप भी जानते हैं 5 और 7 कितने हो। बिल्कुल। कुछ ऐसे भी मामले हैं कि मैथ वैथ में गड़बड़ मिलती है जोड़ घटा में। बच्चे से पूछो भाई आपके टेबल कहाँ तक याद है, बता देंगे जी 15 तक है या 20 तक है। लेकिन जब हमारे जैसे पुराने ज़माने के ओल्ड फैशन लोग जो है उनसे पूछते हैं टेबल कटमा जैसी हमसे पूछी जागती क्या नंबर 72, तो मैं अपने फादर की तरफ को लखाऊंगा और माई तरफ लखाऊंगा, ठीक। तो फिर उनसे अंग्रेजी में पूछना पड़ता है। तो इस तरह जो गार्जियन भी जो है टेबल वेबल भी बच्चों से पूछ सकता है अगर आप अपने बच्चे से कनेक्ट हैं जी और उस पर कंटिन्यू निगरानी रख रहे हैं। देखिए मैं एक बात आपको साफ बता दूं, कोई विद्यालय कोई कोचिंग संस्थान आपको नहीं पढ़ा सकता जब तक कि आप अपने बच्चे को खुद निगरानी नहीं करेंगे या बच्चा खुद टेबल पर बैठ कर स्वाध्याय सेल्फ स्टडी नहीं करेगा, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। किसी कोचिंग के पास जादू की छड़ी है नहीं, ना किसी अध्यापक के पास। अध्यापक आपको दिशा देगा, दिशा दे के फिर कहेगा इस पर थोड़ा सा काम करो, इसे इतना करके लाओ। जितना उन्होंने बताया अध्यापक ने, अगर उतना बच्चा आपका कर रहा है तो वो चल पड़ेगा। हमारे यहाँ जो बच्चे कक्षा 6 में आते हैं उन्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। कारण ये है वो हमें समझ जाओ और हम उन्हें समझ लें। उनकी खामी हमारे पास 6 महीने में आ लें। पहले ही 2 महीने में हम गार्जियन को बुला के सूचित कर दें तेरा बच्चा यहाँ अटक रहा है भाई, इसकी मदद कर। अब हमारी दिक्कत क्या है, कक्षा 6 में हमें 6ठी का कोर्स पढ़ाना है। मुझे जो मैन पावर मिली है डिप्यूट की है सरकार के द्वारा, वो केवल कक्षा 6 का कोर्स पढ़ाने के लिए है। अब अगर बच्चे में कक्षा 6 लिख नहीं पा रहा, ठीक, पढ़ नहीं पा रहा, वो हिज्जे करने नहीं जानता, तो कक्षा 6 में नहीं सिखाए जा सकते। बिल्कुल। अब बच्चे को पता लगे हमारे पास ही आके कि इस पर तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, और उसके गार्जियन को भी वहीं आँख सी खुले हैं उसकी आगे तो पढ़ ही नहीं पा रहा, तब तक देर हो जा। अगर कोई जागरूक से लोग हैं तो वो घेर घोट का प्रयास करते हैं और बच्चे आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन अगर वो सोचे कि वो अध्यापक ही सब कुछ कर देगा तो कक्षा 6 में फिर अध्यापक उन्हें लिखना नहीं सिखा सकता, ठीक। मैं तो देखता हूँ जो बच्चे 5वीं से 6ठी में जाए हैं उनके नंबर 90%, 95%, और जब उनसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय शब्द लिख दिए या अथर्ववेद लिख दे या आशीर्वाद लिख दे, ऐसे बहुत शब्द हैं जो लिख नहीं पाते। ये तो बहुत आपने कठिन शब्द बताए, आशीर्वाद, श्रृंगार, ये तो बहुत अतिशोक्ति, ये तो अथर्ववेद, ये तो बहुत कठिन शब्द हैं। ये तो मुझे कहना नहीं चाहिए 90% अध्यापक नहीं लिख पाने के जो शब्द मैंने अभी बोल रहे हैं। ये तो टाइपोलॉजी जो है
उसमें भी कभी कभी मिसप्रिंट आते हैं। इनकी तो बात छोड़ो, हम सरल शब्दों की बात कर रहे हैं। अगर बच्चे पर काम किया जाए तो वो लिखना शुरू कर देगा, फिर सीखेगा। उसे अखबार दे दो ना एक आप उठा के, बेटे इसकी नकल कर ले, फिर उसे शाम को आकर आप देख लो अखबार को कि भाई बच्चे ने ठीक नकल करी कि नहीं करी। अगर कहीं गलती है उसे बताओ, भाई बेटे ये तो गलत लिख दिया। आप उससे कनेक्ट रहें तो चलेगा। विद्यालय के अपने दायित्व हैं। विद्यालय आज जो है थोड़ा सा टेक्निकल हो गया मामला, जैसा आपने बच्चा दाखिल करा दिया तो विद्यालय संचालक की जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप कहीं से हटा के ले गए बच्चे को, तो आप UPMSP की जो साइट है यूडाइस पे जाके उसे देखें, आपको बच्चे का डाटा आपके कागजों से मैच हो रहा है कि नहीं, जो लाया है डॉक्यूमेंट्स उनसे वो टैली हो रहा नहीं। अगर सब कुछ ठीक है फिर ये देखे वो वहाँ उस विद्यालय में किस क्लास में था, उस विद्यालय ने क्या उसे अपने विद्यालय से हटा दिया। अगर हटा दिया तो वो कहाँ पड़ा, ड्रॉप बॉक्स में है। ड्रॉप बॉक्स में अगर पड़ा तो वहाँ से उठा उसे इंपोर्ट करके अपने विद्यालय में ले लूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। हम देखते हैं हमारे यहाँ जो 9th में एडमिशन आ रहे या 6ठी में एडमिशन आ रहे, बहुत संचालक बहुत लापरवाह हैं। मैं ये कहूँगा कि 95% गार्जियन इधर से उधर डोल रहे हैं। ऐसा एक विद्यालय इस गांव में ही है कि वो या तो टीसी पे पेन नंबर ही नहीं लिखता, लिखता है तो गलत लिखता है, नोइंगली जानबूझकर। फिर वो दोबारा आते हैं, फिर उनसे वो 100 रुपये ले, ठीक, फिर उसे ठीक करके भेज जाए। फिर जब वो ठीक कर वो अपनी जानकारी के मुताबिक, फिर जब उसे साइट पे देखें तो पता लगा वो तो बच्चा अभी कक्षा 8 में ही नहीं आया। अगर बच्चा कक्षा 7 में दूसरे विद्यालय से उसके यहाँ चला गया तो उसे इतनी तमीज़ है ही नहीं कि उसे जो है 8 में इंपोर्ट भी करना। वो वहीं पढ़ा, ड्रॉप बॉक्स में पूरे साल पढ़ा दिया, 8 पास का टीसी काट के दे दिया, पढ़ लो जाओ 9वीं में। हम उसे साइट पे खोल के देख रहे, पता लगा बच्चा तो 7वीं में ड्रॉप बॉक्स में पढ़ा। अब तो वो इस साल तो 8वीं में इंपोर्ट होगा। तो इस तरह बच्चों का साल बर्बाद हो रहा है। वो BRC के चक्कर काट रही है, वो BSc महोदया के चक्कर काट रही है। तो ये विद्यालय संचालक की भी जिम्मेदारी है आज के वातावरण में कि वो अपडेट रहें। बिल्कुल हट धर्मिता से नहीं, उन्हें अपग्रेडेशन करना होगा। अगर उन्हें विद्यालय चलाने तो, अगर उन्हें समाज का भट्टा बैठाना और पैसे बटोरने तो चल ही रहा काम बस, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चलने का, जल्दी ताला लग जाएगा। नहीं देखो बात सुनो, गार्जियन समझेंगे। अब जब गार्जियन 2 चक्कर वहाँ काटेगा 2 वहाँ काटेगा तो वो दुखी नहीं होगा। ऐसे मौसम में, जो मौसम किसान का तो मरने जीने का मौसम है, बिल्कुल, तो ऐसे मौसम में भी जब उसे इतने चक्कर काटने पड़े, 2 बार 100 रुपये दिए उसे ठीक करने के, 2 बार टीसी बनने के, तो वो समझ जाएगा भाई ये तो दुष्ट आत्माएं हैं। तो वो संदेश चला जाएगा। संदेश ही तो है। हमने वही अध्यापक हैं, वही रिसोर्सेज हैं वहाँ, वो संदेश अपने आप ही नहीं चलेगा। एक चीज़ और चल रही कि आजकल माँ बाप अपडेट भी है तो उसको ये नहीं पता कि क्या करना चाहिए। अब मैं देखता हूँ जो बच्चे 10वीं से 11वीं में गए, मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा भाई कौन सी साइड लिया। कुछ ने मेरे दोस्त ने कहा था, या मेरे दोस्त के पापा ने कहा था साइंस दिलवा दियो, या फिर AG दिलवा दियो, या फिर कॉमर्स दिलवा दियो, आर्ट दिलवा दियो, या बायो दिलवा दियो। तो कैसे माँ बाप इस चीज़ को समझ सके कि इसके लिए ये साइड ज़रूरी है? वो स्कूल के विद्यालय के अध्यापक बताएंगे या फिर कोई तीसरा आदमी बताओगा? देखो वही बात आ गई फिर अवेयरनेस की। अगर गार्जियन जागरूक है तो जब आपका बच्चा कक्षा 9 में आया या 10 में आया, कक्षा 11 में जाकर फैकल्टी वाइज बच्चों का जो है बंटवारा होता है, तो उसे कक्षा 9-10 में ही ये जानकारी कर लेनी चाहिए कि भाई बच्चे की क्या स्थिति है, मेरा बच्चा किस विषय में इंटरेस्टेड है, उसका विषय क्या है, ठीक, और उसकी जानकारी जुटानी चाहिए बेहतर। उसके लिए क्या जो है ऑप्शन है इस मेरे आसपास, कौन सा विद्यालय मेरे बच्चों को आगे बढ़ा सके, ये सारी चीज़ समझनी चाहिए। अगर गार्जियन जागरूक है तो उसे पता लग ही जाएगा। अगर वही बात आ गई फिर वो बेचारा ऐसी स्थिति में है कि उसे रोजी रोटी से ही 2-4 होना पड़ रहा, तो फिर जो है विद्यालय की जिम्मेदारी बनती है कि जब बच्चा जा उसके पास, जैसा हम 10 दिन लगा हुए आर्ट फैकल्टी में विषय देने में, क्योंकि कक्षा 11 में हमें 5 विषय देने हैं।
उनका पैनल बनाना पड़े ताकि भविष्य में भी आगे जो है बढ़ सकें उन विषय के साथ। उनमें से हायर एजुकेशन में 3 विषय में चयन कर सकें, उन 3 में से किसी एक विषय का चयन करके वो मास्टर कर सकें। अगर उन्हें टीचिंग में ही जाना है या मास्टरी करनी है किसी विषय में, तो फिर विद्यालय की जिम्मेदारी बनती है। विद्यालय में एक टीम ऐसी होनी चाहिए जो सब्जेक्ट का एलोकेशन कर सके। ये नहीं कि जो जहाँ आया बच्चे ने जहाँ लिख के दे दिया। कुछ विद्यालय के संचालकों को भी ये समझनी है कि आपके हाई स्कूल में क्या विषय है। जो वित्तहीन संस्थाएं हैं उन्हें यही नहीं समझनी है कि हाई स्कूल में आपके यहाँ क्या विषय है, इंटर में क्या विषय है, और इन विषय को लेकर ये लड़के या लड़कियाँ इनका भविष्य क्या होगा। चल रहा है काम। मैं ये कहूँगा कि वो अन्याय कर रहे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए। पहली तो बात ये है कि शान शौकत और चमक दमक के रास्ते कब्र की ओर ले जाते हैं। इसे मैं अगर साहित्य की भाषा में कहूँ, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी बट लीड्स टू द ग्रेव। ठीक जी। तो जो लोग शान शौकत दिखा रहे, शिष्य लग रहे विद्यालयों में, ये लग रहे वो लग रहे, अच्छी बात है, अच्छे दिख रहे हैं विद्यालय, लेकिन जो विद्यालय में होना चाहिए वो होना चाहिए। ठीक है नहीं, ये विद्यालय की भी जिम्मेदारी बनती है। देखो बात सुनो, हमारी जो सेंटर की मिनिस्ट्री है एजुकेशन की, उसका क्या नाम है? HRD, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मानव संसाधन विकास। किसी भी देश की संपदा जो है ना, किसी भी देश की सबसे बहुमूल्य, सबसे बेशकीमती जो संपदा है वो क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज है, मानव संपदा है। चीन अगर आज दुनिया पर राज करने की एम्बिशन लिए हुए आगे बढ़ रहा है तो उसके पास मानव संपदा है, उसने उसका बेहतर इस्तेमाल किया है। भारत के पास भी मानव संपदा है, लेकिन दिशा नहीं दी जा रही, अवेयरनेस नहीं है। अगर मानव संपदा को यहाँ तराश लिया जा तो दुनिया आपके कदमों में होगी। बिल्कुल। कुछ लोग बेहतर कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन कुछ राजनीति और धर्म का घालमेल ऐसी चीज़ है कि वो एजुकेशन को भी थोड़ा हानि पहुंचाता है। धर्म का आपने जिक्र कर दिया तो एक सवाल मेरा ये भी है कि मैं देखता हूँ कि आजकल स्कूलों में भी बड़े बड़े तिलक लगा के या फिर हिजाब पहन के या टोपी लगा के जाया जा रहा है। एग्ज़ाम चले हुए हैं, वहाँ हिंदू बन के मुसलमान बन के जाया जा रहा, जबकि स्टूडेंट तो स्टूडेंट होता है, टीचर है। मैं देख रहा टीचर भी बड़े बड़े तिलक लगा रहे, इस तरह का टीचर भी इस तरह आ रहे जैसे मंदिर में जा रहे हों, स्कूल में ना जा रहे हों। देखो बात सुनो, रिलीजन इज द पार्ट ऑफ कल्चर। ठीक, धर्म इतनी बड़ी चीज नहीं है जितनी आज के परिवेश में बना दी। हमारी कल्चर क्या है? इंडस कल्चर, सिंधु घाटी सभ्यता के हम प्राणी हैं। ठीक, और हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी कल्चर दूसरे स्तर पे जो है फिर हिंदुस्तानी आ गई। अगर नदी की सभ्यता से बाहर निकल के हम बात करें, ठीक, उसमें हमारे यहाँ कितने धर्म हैं आपकी जानकारी में? मोटे मोटे देखा जाए तो बहुत सारे हैं, हम जानते भी नहीं, ऐसे भी धर्म है। तो रिलीजन जो है वो वे ऑफ लिविंग है, इस आप समझ लो। वे ऑफ लिविंग, जीने का ढंग है, तरीका है, बस और कुछ नहीं है धर्म। ठीक, मैं इसे जो है मान रखा, मैं जब हवन ववन करवाऊँ तो एक कड़ावा पंडित जी बांध दे, मंत्र पढ़ के बंध रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इन्हें इतने ना लपेटूँ, कुछ ऐसे भी कर रहे कि सुबह नहा धो कर नया लेकर इस पर नया लपेट के इतना बड़ा बना के चले इसे, और यही वहाँ चढ़ा कर रखे हैं, बस यही। ठीक, या कुछ लोग जो है इसे तिलक यहाँ से यहाँ तक यहाँ करके चले, वो भी एक ढंग है। या जो हमारे इस्लाम के अनुयायी है वे जो है मोस्टली बच्चों को यही कहें बिना टोपी घर से बाहर ही ना निकलो, ताकि तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन अलग ही रहे। वे भी लोग हैं, तो ये वे ऑफ लिविंग है, इसे आप एक तरफ रख दो। लेकिन जब बात देश क्या होगी, मानव संपदा क्या होगी, ये सब चीज़ें पीछे छूटेंगी। आप मुझे ये बताओ, क्या किसी कंपनी का CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव अगर मुस्लिम है, क्या टोपी लगा कर ऑफिस में जाएगा? नहीं जानेगा, नहीं जानेगा। क्या किसी कंपनी का CEO जो है, अगर वो ब्राह्मण है या वो हिंदू है या वो बौद्ध है, वो उस प्रतीक को लगा के जाकर नहीं जा पाएगा, जा ही नहीं पाएगा। वो सब चीज़ें
एक स्तर है, वहीं तक है। उसके बाद जब आदमी शिक्षित हो जाए ना, ये चीज़ें अपने आप ही पीछे छूट जाए। जैसे कि जब आपको पढ़ाया गया शुरू में, जी तो आपको ये बताया गया होगा ऐसे अनार, जी तो पहले आपने अनार पढ़ा, ठीक, फिर आम पढ़ा, हम्म, फिर आपने उस अनार को और आम को साइड में रख दिया, सिर्फ ए जाना आपने, ए जो अक्षर है ना, जी ए आ, वही जाना ना। जी अगर आप अनार को और आम को और इमली को सबको इकट्ठा करके पढ़ोगे तो कुछ शब्द बनता ही नहीं, तो फिर आप ए पे रह गए ना। जी जैसा एप्पल सिखाया गया, बी फॉर बॉल सिखाई गई, मैं बॉल और एप्पल हटते चले गए, फिर ए रहा, ए किस चीज़ को रिसेंबल कर रहा है। तो इसी तरह जो है हमारा जो, जब हम इमेच्योर हैं तब हम सब चीज़ों को ओढ़ के चलते हैं, दिखावा करते हैं, और अलग अलग आयु के अलग अलग दौर हैं। जब आप किशोरावस्था में हैं तब आपका कुछ और है, तब आप थोड़ा मैच्योर हैं तो आप में मैच्योरिटी झलकती है। जब आप मेरी उम्र में आ गए वानप्रस्थ आश्रम में, तब आपकी सोच कुछ और हो जाएगी, स्वभाव भी बदल जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, वो सब, हाँ, वो सब बदलता रहता है। ये सब चीज़ें पीछे छूटती रहती हैं। लेकिन मैं एक बहुत कड़वी सी बात कह दूँ, देश में अगर एक चोर है, सामान्य चोर, तो आपकी घड़ी चुराएगा, आपकी अंगूठी चुरा सके, आपका पर्स मार लगा, ठीक, आपके पैसे निकाल लगा, इससे आपको जो है तुरंत हानि होगी, ठीक। लेकिन देश में कुछ ऐसे राजनीतिक चोर पैदा हो गए आपके आसपास सराउंडिंग में कि आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य चुरा रहे हैं, आपके आने वाली पीढ़ी की शिक्षा चुरा रहे हैं, आपके आने वाली पीढ़ी का स्वास्थ्य चुरा रहे हैं, और आपके आने वाली पीढ़ी का टोटल भविष्य चौपट कर रहे हैं। तो इस समाज को उन राजनीतिक चोरों से जो है सचेत रहना चाहिए। जो सामान्य चोर है वो तो चलो घड़ी घुड़ी लेकर पैसे पूसे लेकर चला ही जाएगा, उसे तो कमा लोगे आप। लेकिन अगर आपका शिक्षा चली गई, आपका स्वास्थ्य चला गया, आपका भविष्य ही चोरी कर लिया, जो आज राजनीतिक चोर पैदा हो गए, तो कुछ नहीं बचने का आपके पास। तो समाज को इस ओर थोड़ा सोचना चाहिए कि कौन आपके बच्चों की डायरेक्शन डाइवर्ट कर रहा है। आपके बच्चे की उम्र पढ़ने की है और आपका बच्चा अगर कहीं हाजिरी दे रहा है, समझ रहे ना आप, जो मैं नहीं कह रहा वो समझ लेंगे लोग, जी जी, ठीक। तो वो गार्जियन की भी जिम्मेदारी बनाए कि इसकी गतिविधियाँ क्या है, ये कहाँ था अब तक, तो उस चीज़ से बचावे उसे, ताकि उसकी शिक्षा बनी रहे, उसका स्वास्थ्य बना रहे और उसका भविष्य भी बना रहे। आपने जिक्र छेड़ दिया, तो कुछ दिन पहले एक अमजद अली हैं, प्रोफेसर हैं वो पंजाब में, उन्होंने लिख रखा था कि युवा नेता इतने पैदा हो गए हैं कि न तो कॉलेजों में इतने स्टूडेंट हैं, ना धार्मिक लोग इतने हैं जितने नेता पैदा हो गए हैं। हर कोई नेता बनना चाह रहा है, लेकिन नेताओं को ए बैस है कुछ नहीं आता, उनको नहीं पता। बल्कि देख ये भी बात ये युवा नेता नहीं बोली थी कि उन्हें ये नहीं पता पटवारी और लेखपाल में क्या अंतर है। ऐसे बहुत सारे युवा हैं, मैंने जब युवाओं से बात की, युवा नेताओं से बात की, अगर उनसे एजुकेशन के बारे में भी बात कर लीजिए तो उन्हें पता नहीं है। आप उन्हें क्या किस तरीके से देखते हैं और इस तरह के लोगों को क्या करना चाहिए, और इस तरह के जो समाज के जो समाज के लोग हैं, खासकर जो समाज को कुछ नई दिशा देना चाहते हैं, उनको क्या सोचना चाहिए? ये युवा नहीं है नेता, ये तो अमजद अली जी ने लिखा है, उन्हें ऐसा लगता होगा युवा है, मुझे तो मैं वरिष्ठ नेता नजर आते हैं। युवा नहीं है वो, युवा के साथ वरिष्ठ भी लिखते हैं, युवा वरिष्ठ नेता, ठीक। मैं ही तो चिंता का कारण है मेरी, मैं ही तो शिक्षा चुरा रहे, मैं ही स्वास्थ्य चुरा रहे, ठीक, और अल्टीमेटली मैं ही भविष्य चुरा रहे। बस उन्हीं से तो सचेत रहना। लगता है आपको सचेत होगा समाज? हो सकता है आने वाली पीढ़ी सचेत हो जाए। वर्तमान जो देखो, मैं जिस समाज में पैदा हुआ उसमें तो कुछ मुझे लग नहीं रहा आगे कुछ सचेत हो जाएंगे लोग। जो इस घालमेल में है उन्हें तो इसके अलावा दुनिया ही नज़र नहीं आती।
वो तो एक बार जो है ऐसा हुआ, 2 मेंढक थे, उनकी भेंट होगी। तो एक मेंढक उनमें कुएं का था, ठीक। तो उसने कहा तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? नहीं मैं नहीं जानता, कि मैं कुएं का मेंढक हूँ। उसने कहा एक कुआं कुछ होता है बहुत बड़ा हो। अच्छा, कहा तुम कहाँ हो? अगर मैं तो समुद्र का मेंढक हूँ। अगर अच्छा, कहा समुद्र कितना बड़ा हो? काफ़ी बड़ा हो। तो कुएं वाला मेंढक जो है उसने छलांग लगाई, इतना बड़ा होता होगा समुद्र। उसने कहा नहीं इससे बड़ा हो। उसने फिर बड़ी छलांग लगाई, और कितना होता होगा? उसने कहा नहीं समुद्र बड़ा हो। तो उसने फिर इधर वाली दीवार से कुएं की, उधर वाली जो हद की दीवार थी, कुएं वाला मेंढक कितना ही कूद सका था, उसने वहां तक हद से हद तक छलांग लगाई। उसने कहा इससे बड़ा नहीं हो सकता समुद्र। उसने कहा हाँ तेरा समुद्र इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन समुद्र तो समुद्र ही है, ठीक। तो ये जो जिन्हें आप युवा नेता बता रहे हैं, जिन्हें आप मैं वरिष्ठ बता रहा हूँ, मैं वरिष्ठ नेता है, किसी भी पार्टी में हो, सपा में हो, भाजपा में हो, कांग्रेस में हो, बसपा में हो, जिस पे भी हो, आसपा में हो, पासपा में हो, वे सब वरिष्ठ नेता हैं। भविष्य को खतरा जो है उन्हीं से तो है। बढ़ती जा रही तादाद भी। हाँ देखो, पॉलिटिक्स में हम बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन पॉलिटिक्स इज द आर्ट, पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज जी। वो एक कला है, वो एक खेल है संभावनाओं का। कल को ये पता नहीं कौन युवा वरिष्ठ नेता मिनिस्टर बन जा, तो इसलिए एक आकर्षण है, बस और क्या है। चलो फिर अगर मैं इस पर और ज़्यादा बात करूँ तो वीडियो जो है पॉलिटिकल ही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी दोबारा फिर और बहुत सारे हमारे ऐसे जानकार हैं जिनसे हम इस तरह की वीडियो बनवा सकते हैं। आप कैसे बच्चों को, कैसे विद्यालयों को और कैसे एजुकेशन को सही कर सकते हैं। जब एजुकेशन और शिक्षा सही होगी तभी हमारा जीवन सही ढंग से चल पाएगा, सोचने समझने की अक्षमता बढ़ेगी। आजकल मैं देखता हूँ ज़रा सी बात पर युवा जो हैं आग बबूला हो जाते हैं, ज़रा सी पोस्ट देखते ही तुरंत अग्नि फेंकना शुरू कर देते हैं और सीधा ही गाली गलौज पर आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं ये निवेदन करूँगा, थोड़ा सा अध्ययन अगर आप करेंगे, भले ही आपने 12वीं कर रखी हो, भले ही आपने BA कर रखी हो, लेकिन प्लस का जो अध्ययन आप करेंगे उनसे आपकी जो अक्षमता है वो बढ़ जाएगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरी देखनी है और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर भी करनी है। जुड़े रहे गांव गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।